इलेक्ट्रॉन्स में जो करंट है वो 10⁻⁹ एम्पियर के ऑर्डर की है, नैनो एम्पियर के ऑर्डर की है। स्मार्टफोन चार्जिंग 1 एम्पियर टू 3 एम्पियर, फास्ट चार्जिंग जो है। सीलिंग फैन 0.5 टू 1 एम्पियर, एलईडी इंडिकेटर 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर पे हल्का सा सेंसेशन होगा, 10 मिली एम्पियर पे थोड़ा सा फ्रीज हो सकता है, एंड 100 मिली एम्पियर हमारे लिए हार्मफुल होगी। और इंडस्ट्रियल एंड नेचर जो लाइटनिंग फॉल कर रही है वो थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स में फॉल कर रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन 600 एम्पियर टू 800 एम्पियर, जस्ट एक रफ फीलिंग के लिए, है ना। जो हमारी पानी वाला पंप होता है, मोटर होती है, उसमें करंट 10-15 एम्पियर्स के ऑर्डर की, 10-15 एम्पियर कह रहा हूँ, उसमें करंट होती। तो हम लोगों ने चैप्टर का फ्लो देखा, करंट एंड रेजिस्टेंस ये सब देखा। उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर दिया, I बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आई गिवन है, क्यू निकालना है, आई कांस्टेंट है, आई डेल्टा टी, और आई वेरिंग है तो आई डी टी इंटीग्रेशन। करंट स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट्स एम्पियर कुलम पर सेकेंड है, ये अपन ने देखा। फिर जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगी तो जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं उन सब के थ्रू अमाउंट ऑफ करंट सेम होगी। जितना चार्ज पर सेकंड एंटर करेगा हिमांशु, उतना ही चार्ज लीव करेगा, हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो करंट होगी वो सेम होगी। वो अपन ने देखा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं अपन। फिर ये जेई के हिसाब से अपन ने कुछ इसकी एप्लीकेशन देखी। सर्कल में चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो क्यू इनटू फ्रीक्वेंसी। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन देखी। मैंने बोला कि बोर्स थ्योरी में आर वाला फॉर्मूला याद रखो, क्या है, n² / z एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई me²। तो वो फॉर्मूला याद करना है अपने को, एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई me²। और उसके बाद में फिर इस पे बेस्ड अपन ने एग्जाम्पल किया। फिर ये बेल्ट मूव कर रहा है, वायर मूव कर रहा है, डिस्क मूव कर रही है, इसमें करंट निकाली। देन करंट डेंसिटी डिफाइन किया अपन ने, करंट पर यूनिट एरिया विच इज हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। J बराबर I अपॉन S, यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो DI अपॉन DS। और J से I निकालना है तो I इज JS, यदि S फ्लो के नॉर्मल है और J यूनिफॉर्म है, अदरवाइज J DS इंटीग्रेशन। और बाय द वे कोई एंगल है तो फिर J डॉट DS हो जाएगा। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, किसी पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। देन हम लोगों ने ये डिस्क वाली सिचुएशन ली, इसमें करंट कैलकुलेट करना सीखा इंटीग्रेट करके। और फिर ड्रिफ्ट स्पीड की हम बात कर रहे थे। हम लोगों ने बोला कंडक्टर को दो एंटिटीज में से मिलकर बनाओ मानेंगे, गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयंस। मेटल आयंस अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं और मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्पीड पजेस कर रहे हैं जो 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकंड के ऑर्डर की है, एंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस रैंडमली मूव कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही कुशाग्र राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो नेट करंट ये शुका है, नेट करंट किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो है वो जीरो है। अब यदि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिकली मूव करने लगेंगे और उससे करंट फ्लो होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं और दो कोलिजन्स के बीच में वो एक्सेलरेट भी कर रहे हैं और साथ में रैंडम वेलोसिटी पजेस कर रहे हैं। रैंडम एक कोलिजन के बाद में रैंडमली वो किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ। अब इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट भी करेगा, फिर टकराएगा, फिर किसी रैंडम वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, फिर नेक्स्ट कोलिजन तक ये एक्सेलरेट भी करेगा। ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। So the average speed with which free electrons drift opposite to the direction of applied field, that is called drift speed, जिसको VD बोलते हैं, जो 10⁻⁴ से 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड के ऑर्डर की होती है और उसी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ये अपन ने बोला। और फिर अपन ने रिलेट किया कि इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो रिलेटेड है I बराबर NeAVD, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी, टेम्परेचर और अप्लाइड फील्ड से इंडिपेंडेंट होगी। N फिक्स नंबर होगा किसी गिवन मटीरियल के लिए कंडक्टर में। तो NeAVD हमारा फॉर्मूला है जिसको याद रखेंगे हम लोग, और J बराबर NeVD। और ये डेरिवेशन भी हमारे काम की है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। हमने बोला कि सपोज AB से T टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है वो निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स VD स्पीड से मूव कर रहे हैं तो T टाइम में VD इंटू T ट्रैवल करेंगे, तो VD इंटू डेल्टा T लेंथ में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब AB को क्रॉस कर जाएंगे। VD डेल्टा T लेंथ का वॉल्यूम हो गया VD डेल्टा T इंटू एरिया, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N मल्टीप्लाई किया और फिर E से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज जो क्रॉस कर रहा है और फिर डेल्टा T से डिवाइड कर दिया तो करंट आ रही है। मैंने बोला इवन क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, VD वेरी कर रही है, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। उस केस में डेल्टा T जीरो को अप्रोच कर जाएगा, बट ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो I बराबर NeVD, J बराबर NeVD, यहाँ तक अपन ने देख लिया।
अब एक सिचुएशन गिवन होती है जिसमें कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है. कैलकुलेशन ऑफ, आपने एक एग्जाम्पल में देखा भी होगा, कैलकुलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Calculation of free electron density. Given molar mass m naught and the fact that each atom contributes one free electron. मान रहे हो जो सब्सटेंस है वर्चस, उसमें हर एटम नहीं है, और उसमें हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सुबह तो आया था क्या हुआ? अच्छा, एक एटम दे, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने को, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं. तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो यूनिट वॉल्यूम में मास निकालो, फिर मोलर मास निकालो, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालो, और फिर हर एटम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो दे निकालो. तो वहाँ से आएगा ये मास हो गया 1 इंटू रो यूनिट वॉल्यूम का अपॉन m नॉट यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स हो गए इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो गए, और हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हुए, इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू number of free electrons per atom. अब यूनिट वॉल्यूम में निकालना है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो यूनिट वॉल्यूम में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो यूनिट वॉल्यूम का मास 1 इंटू रो यूनिट वॉल्यूम का मास हो गया, और फिर Na से m नॉट से डिवाइड किया मोल्स Na, और फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. ये फॉर्मूला नहीं है, बस इसको ऐसे अपन सोच के कर रहे हैं अपन. तो एग्जाम्पल 1 में आपने ऐसा किया होगा प्रोबेबली, यदि किया तो SR में भी है. ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. तो ये पहला सेक्शन फिनिश हुआ हमारा. कुछ कहना किसी को? अब है रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी. तो एक्चुअली क्या है कि मैक्रो वेरिएबल्स एंड माइक्रो वेरिएबल्स से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये है मैक्रो वेरिएबल्स. वोल्टेज किसी डिवाइस पे एप्लीकेबल होगा, अप्लाइड होगा. करंट किसी डिवाइस के थ्रू फ्लो कर रही होगी, और रेजिस्टेंस किसी डिवाइस का होगा. तो इनको बोलते हैं मैक्रो वेरिएबल्स. और रेसिस्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे होगा, करंट डेंसिटी एक पॉइंट पे होगी, रेसिस्टिविटी एक पॉइंट पे होगी,
इनको बोलते हैं माइक्रो वेरिएबल्स। तो माइक्रो वेरिएबल्स कब काम आते हैं? जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में, है ना। यदि हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में माइक्रो वेरिएबल्स काम के, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, करंट डेंसिटी कितनी है, रेसिस्टिविटी कितनी है। और जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, डिवाइसेस यूज में ले रहे हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम नहीं है, वहाँ करंट डेंसिटी का काम नहीं है, वहाँ हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का काम है। तो VIR ये है मैक्रो वेरिएबल, और इलेक्ट्रिक फील्ड, रेसिस्टिविटी और करंट डेंसिटी ये है माइक्रो वेरिएबल्स। तो रेजिस्टेंस जो है वो मैक्रो वेरिएबल है। तो इफ V be the voltage across, V be the potential difference across a device, across a conducting, across a device कर सकते हैं, across a device, and I be the current flowing through the device, then the resistance of the device is defined as R बराबर V अपॉन I। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V लिखते थे। सर्किट्स में कुछ बुक्स डेल्टा V लिखती हैं, रेडियोस्टिक भी डेल्टा V लिखती है, बट जो जनरल ट्रेंड है वो V लिखने का है। सर्किट्स में V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वहाँ V एब्सोल्यूट वोल्टेज होता है, किसी एक पॉइंट पे वोल्टेज। यहाँ अपन डेल्टा टर्म यूज में नहीं लेते, V लेते हैं। यहाँ जब भी सर्किट में कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो ये V डिफरेंस है एक्चुअली दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ का कन्वेंशन V का है, V पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो अपन ने किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया है, और उसकी वजह से उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है। तो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो रेजिस्टेंस ये सिग्निफाई कर रहा है कि किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग कितनी करंट फ्लो करेगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो करंट होगी वो उतनी कम होगी। तो ये डिवाइस है, कंडक्टिंग डिवाइस है, और इसके अक्रॉस अपन ने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और यहाँ से I करंट फ्लो कर रही है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे I करंट फ्लो कर रही है, तो बोलेंगे डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो V अपॉन I है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये किसी भी डिवाइस के लिए ट्रू है। कोई भी डिवाइस ले लो, उसके अक्रॉस PD V कनेक्ट कर रहे हो, उसके थ्रू I करंट फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। ऑलराइट, और रेजिस्टेंस को फिजिकली अपने को फील करना है, इसका मतलब क्या है, करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन। करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन किसी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हैं, अब जिस सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसमें करंट कम आ रही है हम बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ध्यान रहे, करंट मतलब आपको ये एक चीज़ समझनी होगी, ये पूरा सर्किट फ्री इलेक्ट्रॉन से खचाखच भरा हुआ है, बस यहाँ आयंस है और बाकी सब जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से चारों तरफ सेटअप हो जाता है, और आयंस पे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी अपनी जगह से खिसकना स्टार्ट हो जाते हैं। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये नहीं कि भाई एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कभी पहुँचे ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रैंडम मोशन भी होता है इसलिए। तो बस इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से सिस्टमैटिकली खिसक रहे हैं,
अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अब इस डिवाइस का रेजिस्टेंस, तो कितनी करंट जनरेट होगी वो इस पर डिपेंड करेगा ये डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है। बट जो भी करंट जनरेट हो रही है अब वो थ्रू आउट सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां से यहां जाने पे करंट कम होने लगेगी। किसी भी डिवाइस में जितनी करंट एंटर करेगी उतनी करंट लीव करेगी, कि चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं होता है, इट इज़ इन कंटिन्यूस मोशन, कहीं पे भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो आदि शान शास्त्री है हाँ, जितना एक तरफ से करंट एंटर करेगा उतना ही पर सेकंड दूसरी तरफ से करंट लीव करेगा। तो रेजिस्टेंस ये डिसाइड कर रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज से कितनी करंट जनरेट होगी। बट एक बार जनरेट हो गई तो वही फ्लो होती रहेगी जब तक कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं करोगे या वोल्टेज चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस डिवाइस की वो प्रॉपर्टी है जो अप्लाइड पोटेंशियल के लिए करंट डिसाइड कर रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट एंड वाइस वर्सा। डिफाइन कैसे करते हैं, किसी डिवाइस के अक्रॉस वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और उसमें करंट रिजल्टिंग आई आ रही है तो हम बोलेंगे इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, वी अपॉन आई है, ये ठीक है। तो ये आर बराबर वी, तो ये ओम्स लॉ नहीं है, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कि आर ऑफ द डिवाइस इज डिफाइंड एज वी अपॉन आई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज विशेष वोल्ट पर एम्पियर, और इसको अपन ने स्पेशल नेम दे रखा है 1 ओम, ये इसका सिंबल हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर। और डिवाइस which generates a fixed value of resistance is called resistor। तो रेजिस्टर डिवाइस है और रेजिस्टेंस जो है आना उसकी प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस का स्कीमेटिक सिंबल अपने को मालूम है, स्कीमेटिक सिंबल हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस डिपेंड्स ऑन shape, size, material and temperature। प्रखर कुछ कहना है? रेजिस्टेंस क्या? एब्सेंस ऑफ, नहीं एब्सेंस ऑफ आयंस, अबंडेंस ऑफ आयंस कुछ भी डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है। हाँ, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। Conductance G is 1 upon R, SI unit is ohm inverse, which is called Simon, SIEMEN, Simon।
कुछ सीमन रीड करते हैं, कुछ साइमन रीड करते हैं। लक्ष्य, तो रेजिस्टेंस ठीक है, V अपॉन I। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड है वो अपन ने देख लिया। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है वो अपन ने देख लिया। रेजिस्टेंस का मीनिंग समझ लिया कि ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब सेम वोल्टेज के लिए कम करंट। आपकी ग्रोथ के लिए रेजिस्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए? दिन भर में कितना रेजिस्टेंस आता है बताओ, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस आता है दिन भर में? तो दिन भर में ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो जिसमें कि रेजिस्टेंस आता है थोड़ा, तभी दिमाग ग्रो करेगा। दिन भर में कुछ बॉडी पे रेजिस्टेंस लेते हो तभी बॉडी ग्रो करेगी। लास्ट कल किस लोगों ने अपनी बॉडी पे रेजिस्टेंस लिया था? इतने सारे लोगों ने। यश, इवान, यश तुमने बंद कर रखा है क्या? चालू नहीं किया? कल नहीं लिया, ठीक है। तो लाइफ में रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस ज़रूरी है। रेजिस्टेंस अंदर से नहीं, बाहर से। अंदर से रेजिस्टेंस कम से कम, विलिंगनेस ज़्यादा से ज़्यादा सही चीज़ों के लिए, सही चीज़ों के लिए विलिंगनेस ज़्यादा से ज़्यादा, रेजिस्टेंस इनर्शिया कम से कम, और बाहर से रेजिस्टेंस चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए। तो डेली बेसिस पे फिजिकल रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप पुशअप्स करते हो, पुलअप्स करते हो, स्क्वाट्स करते हो, कुछ भी करते हो, बॉडी रेजिस्ट करती है, ग्रेविटी रेजिस्ट करती है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट आप मूवमेंट करते हो तो आप बिल्ड होते हो। आपको खुद को अपनी स्ट्रेंथ में, फोकस में, स्टैमिना में डिफरेंस फील होगा। इसको इग्नोर मत करो, इसको इग्नोर मत करो। मैं बार बार रिमाइंड करता रहता हूँ कि आपकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, अभी आप अपनी पीक की तरफ आप मूव कर रहे हो, अपनी यूथ की पीक की तरफ मूव कर रहे हो, और जितना आप रेजिस्टेंस इस समय दोगे अपनी बॉडी को, आपकी मसल्स, आपका एंड्योरेंस उतना ही शानदार होगा। पहले हमारे टाइम पे नेचुरली ऐसा हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। आपको साइकिल चलानी होती थी, आपको पानी भरना होता था, आपको बहुत सारे काम करने होते थे। अब उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको साइकिल नहीं चलानी पड़ रही है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। स्कूटर है तो अपन स्कूटर से आएंगे, नहीं चलाएंगे साइकिल, दैट्स ओके, वो कोई बात नहीं है। तो अब लाइफस्टाइल में वो चीज़ें नहीं है जिससे नेचुरली अपने में स्टैमिना, एंड्योरेंस आए। तो अब अपने को इसलिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप यदि स्कूल में होते तो रोज़ एक गेम पीरियड आता, आप फुटबॉल खेलते, कुछ खेलते, भागते, दौड़ते, कुछ चलते। यहाँ क्या होता है, आते हो, सीढ़ियाँ चढ़ के बैठ जाते हो, घर जाते हो, बैठ जाते हो, बैठे रहते हो दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए वो हैम्पर होती है थोड़ी सी। तो इसलिए अपने को फोर्स करके अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के लिए तो ज़रूरी है ही, और साथ में खुद की फिजिकल वेलबींग के लिए, फिजिकल स्टैमिना के लिए भी ज़रूरी है। तो श्रेयस अभी पुशअप्स वुलअप्स नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं करते हो तुम, मुझे मालूम है। तो तुम करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। उससे आप में, ट्रस्ट में, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगी। आप यदि पुशअप करते हो, पुशअप में जोर आता है, पुशअप्स करते हो जोर आता है। अब जब मैं दीवार के सहारे ऐसे सपोज बैठा हूँ, अब बॉडी इसको रेजिस्ट कर रही है, अब धीरे धीरे रेजिस्ट करेगी। और जिन लोगों का अमिगडाला जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी जल्दी उठ जाएंगे। तो क्योंकि ये बॉडी के लिए थ्रेट है, क्योंकि यूज्ड टू नहीं है बॉडी। पेन बॉडी के लिए थ्रेट है। पेन क्या है बॉडी के लिए? थ्रेट है। और हमें ये सिखाना होगा खुद को कि पेन थ्रेट नहीं है, पेन अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है। ये हमें अपने आप को सिखाना होगा। तो बोल के नहीं सिखाया जाता, वर्किंग से सिखाया जाता है। मैं फिर से देखो आपको बता रहा हूँ, यदि मैं इस तरह से बैठा हूँ और 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, तो मुझे पेन हो रहा है, मैं उस पेन को बेयर कर रहा हूँ। मेरा जो लिम्बिक सिस्टम है वो लगातार रेजिस्ट कर रहा है कि उठ जा, उठ जा, उठ जा, लगातार रेजिस्ट कर रहा है। और मैं उस लिम्बिक सिस्टम को ओवरकम करके नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बैठना है, मुझे मेरी मसल स्ट्रेन करनी है। तो आप अपने लिम्बिक सिस्टम को ओवरराइड कर रहे हो, आप अपने अमिगडाला को ओवरराइड कर रहे हो।
छोटा सा काम, 1 मिनट का काम, आपने अपने लिम्बिक सिस्टम को, आपने अपने अमेग्डला को ओवरराइड कर लिया, आप 60 सेकंड बैठ गए, फिजिकल फ़ायदे हुए बहुत, साथ में जो मेन फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि आपने अपने इंस्टिंक्ट को ओवरराइड किया, पेन को बेयर किया। अब क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, आपके अंदर वो सेम पेन आ रहा है फिजियोलॉजिकली, आपका अमिग्डाला कह रहा है, आपका अमिग्डाला, आपका लिम्बिक सिस्टम वहाँ पे डिस्कम्फर्ट जनरेट एहसास कर रहा है और वो आपको आग मूव करने के लिए बोल रहा है, और आप उस पेन को बेयर करने के यूज्ड टू हो, आप वहाँ पे टिके हुए हो, प्रॉब्लम में बेटर एफर्ट्स डाल पाओगे, प्रॉब्लम में बेटर एफर्ट्स डाल पाओगे, जितना एफर्ट डालोगे, जितना एक प्रॉब्लम में टाइम दोगे, उतना आप ग्रो करोगे। तो कोई समझाता नहीं है इस तरह से, तो इसलिए आपका वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करने से आपका लिम्बिक श्रिंक होगा, आपका अमिग्डाला श्रिंक होगा, आपके जो इम्पल्सेस हैं वो थोड़े कंट्रोल होंगे, और उस केस में आप बेटर वे में पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत फ़ायदा करेगा। ज़्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट में आप शानदार वर्कआउट कर सकते हो बॉडी वेट से, जस्ट 15 मिनट। 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ। आपको 10 पुशअप लगाने हैं स्लोली स्लोली, आप 2 पुशअप से स्टार्ट करो, बिल्कुल स्लोली स्लोली। स्लो पुशअप्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, फास्ट जल्दी जल्दी हो जाते हैं, स्लो में, और क्या है कभी भी कर सकते हैं। मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ, शाम को जाने के बाद में एक सर्टेन इनर्शिया बिल्ड होगा और आपका दिमाग टायर्ड होगा, तो उस समय आप थोड़ा फोर्स करो अपने आप को, वर्कआउट के लिए फोर्स करो। 15 से 20 मिनट खाना पोस्टपोन करना है, 15 से 20 मिनट। 15 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि फटाफट 2-3 मिनट आपने वार्म अप किया, 10 मिनट आपने वर्कआउट किया, और 2-3 मिनट में आपने कूल डाउन किया, बस 15 से 20 मिनट हो गया। बड़ा अपने इम्पल्सेस को, अपने इंस्टिंक्ट्स को होल्ड कर पा रहे हो, सेल्फ कंट्रोल बेटर होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, और हालत में पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि इंटीरियोरिटी पे आप वर्क करो। फिर क्या अच्छे काम करते हैं तो वैसे भी एक हायर सेंस प्रिवेल करता है, खुद के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो खुद का हायर सेंस प्रिवेल करता है, तो फिर एटीट्यूड एक जगह बन रहा है और बाकी दूसरी जगह भी काम आएगा। तो रेजिस्टेंस से मुझे ध्यान आ रहा है कि आउटसाइड रेजिस्टेंस चाहिए और इनसाइड रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। सही चीज़ों के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, इनसाइड रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और आउटसाइड से रेजिस्टेंस, पढ़ाई लिखाई में भी रेजिस्टेंस आना चाहिए, बाहर से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आनी चाहिए, डिफ़िकल्ट थ्योरी आनी चाहिए, आपको उससे जूझना चाहिए, उसी से आपकी मेंटल मैच्योरिटी आएगी। और प्लस फिज़िकल रेजिस्टेंस भी आना चाहिए बाहर से, ताकि आपकी फ़िज़िकल मैच्योरिटी बढ़े, और फिज़िकल मैच्योरिटी आपका मेंटल एंड्योरेंस भी बढ़ाएगी। तो इसको अवॉइड मत करो, मतलब कुछ चीज़ों में अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, करना है, बस करना है, नॉन नेगोशिएबली करना है, उसके फ़ायदे अपने आप मिलने लगेंगे, बट करना है, नॉन नेगोशिएबली करना है। पढ़ाई लिखाई में कितना भी इंप्रूवमेंट करें, बट लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा, और वो एटीट्यूड फिर आगे हर जगह हेल्प करेगा। सो डू इट, इसमें क्यों इतना सोचना है, अपने करना है, 15 मिनट 20 मिनट करना है, 10 मिनट से स्टार्ट करो, उसको हाफ एन आवर पे लेके जाओ। ये टीवी वी सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अंदर से कंट्रोल आ रहा है, आप बैठे हो तो कंट्रोल आ रहा है। अब पढ़ाई करते करते बोर हो गए हो, बैठ जाओ 2 मिनट ऐसे करके, बैठ जाओ, अपने आप सांस गहरी हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, थोड़ा अंदर से अच्छा फील होगा खुद को, क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम किया है खुद के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने आप सबको पुलअप बार लगाने के लिए बोल रखा है, अपने घर में एक पुलअप बार ऑर्डर करके दीवार की चौखट पे लगा लो। आते जाते जब आपका माइंड रेस्टलेस हो, आपको फ़ोन उठाने का मन कर रहा है, लटक जाओ 2 मिनट, देखो हाथ मजबूत होंगे, आपकी ग्रिप मजबूत होंगी, आपकी स्पाइन जो कॉइल्ड थी 2 घंटे से बैठे थे, वो स्पाइन एकदम स्ट्रेटन हो गई आपकी, नुकसान कुछ भी नहीं है। और वो जो अंदर एनर्जी बिल्डअप हो रही थी, वो रेस्टलेसनेस बिल्ड हो रही थी, वो सब बॉडी के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं। बॉडी इज़ अ वे टू सेटल डाउन आर रेस्टलेसनेस। छोटा सा 1000-1200 रुपये की वो आती है रॉड, घर में सबको, पहले भी बोला था मैंने, मम्मी पापा सबको लटकना चाहिए उसमें। सबकी स्ट्रेंथ डाउन होती है 40s में, लेट 40s में सबकी स्ट्रेंथ डाउन होती है, ग्रिप वीक होने लगती है, सबके लिए काम किए हो। छोटे भाई बहन हैं तो उनकी लंबाई अच्छी बढ़ जाएगी, थोड़ा लटकेंगे तो अच्छा स्ट्रेंथ आएगा, तो अपन वो कर लें। तो किसी भी तरह से अपने को थोड़ा एनर्जाइज रखें, और जो रेस्टलेसनेस है उसको रिड्यूस करें, अपने मेंटल जो
इनर्शिया है उसको कम करें। तो रेजिस्टेंस इसलिए लाइफ में काम का, और अंदर से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, सही चीज़ों के लिए विलिंगनेस बढ़नी चाहिए। तो कंडक्टेंस अपन ने डिफाइन कर दिया 1/r, और साइमन या सिमन इसकी यूनिट्स हो गई, ओम इनवर्स अपन बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डिवाइस का होगा, रेसिस्टिविटी मटेरियल की होगी। सो रेसिस्टिविटी of a material is defined as rho equals E upon J। कभी ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप एनालॉजी ध्यान करो, R बराबर V अपॉन I। R का माइक्रो एनालॉग रो है, V का माइक्रो एनालॉग E है, और I का माइक्रो एनालॉग J है। तो रो बराबर E बाय J। R का माइक्रो एनालॉग रो है, V का E है, I का J है, तो रो बराबर E बाय J। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। कौन सा वाला एनालॉग? ये तो अपने आप पढ़ते पढ़ते, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिमिलर वेरिएबल्स है, करंट, करंट डेंसिटी ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, आर रो ये सिमिलर वेरिएबल्स हैं, ये मैक्रो वेरिएबल्स हैं, ये माइक्रो वेरिएबल्स हैं। तो आर बराबर वी अपॉन आई, रो बराबर वी की जगह ई, आई की जगह जे, तो रो बराबर ई बाय जे। तो ये मटेरियल में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और करंट डेंसिटी जे है, तो उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो उस पॉइंट पे रेसिस्टिविटी, इनको एज ए डेफिनेशन लेना है। रेसिस्टिविटी इज ई बाय जे। तो यहाँ पे यूनिट्स देखें तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ये है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, और नीचे है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये वोल्ट पर मीटर एंड एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज वोल्ट मीटर अपॉन एम्पियर। वोल्ट पर मीटर हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया ओम, तो ये हो गया ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। दूसरे फॉर्मूला से और जल्दी आ जाएगा। यहाँ से कैसा आया, ये है वोल्ट पर मीटर और ये है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये शू वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम हो गया, और मीटर ऊपर चले गया तो ओम मीटर हो गया। ये वी अपॉन आई रेजिस्टेंस हो गया, तो वो ये दक्ष रेजिस्टेंस हो गया ओम, और मीटर ऊपर चले गया तो ओम मीटर हो गया है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। It is property of material and depends on physical conditions such as temperature, तो रो इज ई बाय जे। रो के रेसिप्रोकल को अपन बोलेंगे, रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को बोलेंगे अपन कंडक्टिविटी। टेम्परेचर, प्रेशर, reciprocal of resistivity is conductivity, sigma is 1 upon rho, SI unit
ohm inverse, ohm meter, ohm inverse, meter inverse, that is 7 meter inverse. ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, डेफिनेशन है. अब अपने को एक कंडक्टर लेना है, और इसका रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना होगा. तो मान लो इसके अक्रॉस अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है. तो अभी हम जो ले रहे हैं, यूनिफॉर्म एरिया का हम लोगों ने कंडक्टर लिया. सो कंसिडर कंडक्टर of resistivity rho consider conductor of resistivity rho, area of cross section rho, area of cross section capital A and length L. तो A एरिया है, रो रेसिस्टिविटी है, पूरा होमोजीनियस कंडक्टर है, और लेंथ जो है वो L है, और इसके अक्रॉस अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया. तो जो करंट है वो इसके थ्रू फ्लो करेगी, ऐसे इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी, और वो करंट I फ्लो कर रही है. ठीक है, तो इस पूरे कंडक्टर, अच्छा पहले मैं एक चीज समझाता हूं आपको. ये जो कंडक्टिंग वायर होता है ना, इस वायर को हम मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है. ये जो वायर है, जो भी सर्किट में कंडक्टिंग लीड्स लगी हुई हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो डिवाइसेस हैं उनकी कंपैरिजन में उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है. तो ये प्लेन वायर है, इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस केवल यहाँ पर है. ठीक है, तो करंट I फ्लो हो रही है, यहाँ वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज V है. ऑलराइट, तो देखो करंट सारे क्रॉस सेक्शंस के थ्रू सेम जाएगी, तो J हर क्रॉस सेक्शन पे सेम है, अलग अलग है. J हर क्रॉस सेक्शन पे सेम है. J बराबर रो बराबर E बाई J, सारे क्रॉस सेक्शंस पे J सेम है, सारे मटेरियल होमोजीनियस है, रो सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है. तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फिर V, E और L में क्या रिलेशन आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ध्यान करो. हाँ, E इक्वल्स V बाई डी, तो V बाई L हो जाएगा. ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो E बराबर V अपॉन डी, डी की जगह यहाँ पे L हो जाएगा. As cross sectional area is same throughout, so J is same everywhere. Also conductor is homogeneous
so rho is same and therefore from rho बराबर E by J electric field is uniform so अपन E को लिख सकते हैं V अपॉन L। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट काम में ले रहा हूँ। यूनिफॉर्म फील्ड में E बराबर V बाई डी। फील्ड क्या लाऊं, यदि दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन D है और फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और V में रिलेशन है E बराबर V बाई डी। जिनको याद नहीं आ रहा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी याद कर लेना, E बराबर V बाई डी, ये याद कर लेना। तो E बराबर V बाई एल। अब अपन यहाँ पे E को लिख सकते हैं यहाँ से रो J और J को लिख सकते हैं I बाई ए। ठीक है, तो यहां से V अपॉन आई आ रहा है रो L बाई ए एंड V अपॉन आई इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ रहा है R इज रो L बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इनका पूरा फ्लो बैठाना है कि आपको एकदम ढंग से क्लैरिटी आ रही है कि हाँ कहाँ से आया ये। हमने बोला कंडक्टर होमोजीनियस है, रो सब जगह सेम है। कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, ए सब जगह सेम है। तो ए सेम है तो फिर जे सेम हो गया और जे बराबर रो बराबर ई बाई जे से रो सेम है और जे सेम है तो ई हिमांशु सब जगह सेम हो गया और ई सब जगह सेम हो गया। तो उस केस में यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेशन है वी ई बराबर वी बाई एल, है ना। तो ई बराबर वी बाई एल लिखा, फिर ई को लिखा रो जे रो वाली डेफिनेशन से और जे को लिखा आई अपॉन ए। इस आई को उधर लेके चले गए और एल इधर ले आए तो वी अपॉन आई रो एल बाई ए हो गया। वी अपॉन आई प्रखर डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, तो ये रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाई ए। तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर, होमोजीनियस मतलब रेसिस्टिविटी सेम, यूनिफॉर्म मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम। तो एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया जिसको डायरेक्टली काम मिलेंगे। डाउट रेज कर दो एक बार फिर मैं आगे बढ़ूँ। आपको समझ आना चाहिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसे लिया। मैंने बोला क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है और सारे क्रॉस सेक्शन के थ्रू सेम करंट आई फ्लो कर रही है, इसलिए जे कितना है आई बाई ए, जे सेम है। अब रो बराबर ई बाई जे, जे सेम है, मटेरियल होमोजीनियस है, रो सेम है तो ई सेम है। तो इस कंडक्टर में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड के अलाउंग सेपरेशन डी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी। तो उससे अपन ने लिख लिया ई बराबर वी बाई एल और ई को रो और जे से रिलेट किया और जे को आई बाई ए लिखा और फिर वी अपॉन आई को रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो वहाँ से आ रहा है मनन पर्व का है रो एल पूर्व का है, हाँ। तो वी अपॉन आई रेजिस्टेंस विच इज रो एल बाई ए, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब अपन इसको फॉर्मली लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ होमोजीनियस resistivity same, uniform A same, homogeneous uniform conductor of length L, cross sectional area A and resistivity rho is given by R बराबर रो एल बाई ई। अब यहाँ पे ये समझना है कि एल और ए का क्या मतलब है, ये अपने को समझना है। एल और ए का क्या मतलब है।
तो जिस डायमेंशन के अलोंग करंट फ्लो हो रही है, जिस डायमेंशन के अलोंग, वो है एल, और जिस सरफेस को क्रॉस करके फ्लो हो रही है वो है ए। तो यहां पे करंट ऐसे इस सरफेस को क्रॉस करके फ्लो कर रही, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, और इस डायमेंशन के अलोंग फ्लो कर रही है तो ये एल हो गया। तो आर बराबर रो एल बाई ए। बट इस फॉर्मूला के लिए कंडीशन क्या है? कंडक्टर होमोजीनियस होना चाहिए और साथ में यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ये एल और ए कैसे काम आता है? एल और ए की अंडरस्टैंडिंग देखो, जैसे मान लो मैंने तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऑलराइट, अब इसमें से करंट फ्लो हो रही है, ये होमोजीनियस कंडक्टर है। मान लो हम लोगों ने इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो एक हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, इन दोनों के अक्रॉस लगाया, एक हम लोगों ने ऐसे लगाया, और एक अपन ने ये तो ले लिया अपन ने, अब आगे पीछे लेना है। ऐसा लगा, ठीक। तो हमें इन तीनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो अब आर की वैल्यू देखेंगे, तो पहले वाले में रो लेंथ हो जाएगी सी और एरिया हो जाएगा ए बी। सेकेंड वाले में एल हो जाएगी बी, एल बी के अलोंग फ्लो हो रही है, तो बी, और एरिया हो जाएगा ए सी। और थर्ड वाले में रो लेंथ हो जाएगा ए, और यश व्यंश एरिया हो जाएगा बी सी। सबसे छोटी साइड कौन सी दिख रही है? ए, और सबसे बड़ी साइड सी। तो इससे आर मिनिमम कौन सा है? जिसमें लेंथ मिनिमम हो और एरिया मैक्सिमम हो। लेंथ मिनिमम हो यानी कि लेंथ में ए आना चाहिए,
तो R3 हो गया। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में है? जिसमें लेंथ मैक्सिमम हो, एरिया मिनिमम, ये वाला होना चाहिए। तो फिर मैक्स और मिन का रेशियो निकाल सकते हैं अपन। जब अपने 10th स्टैंडर्ड में किया था तो वहां R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू A, ये अपने कहां से लिखा था? वो एक्सपेरिमेंटली लिखा था, वहां एक्सपेरिमेंटली लिखा था अपन ने। पहले एक वायर लिया L लेंथ का, फिर 2L लेंथ का, फिर 3L लेंथ का, फिर करंट रिकॉर्ड की। हमने देखा लेंथ डबल की तो करंट आधी हो गई, लेंथ ट्रिपल की करंट 1/3 हो गई। तो हमने बोला रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी में। फिर हमने छोटा एरिया लिया, डबल एरिया लिया, ट्रिपल एरिया लिया, अकॉर्डिंगली करंट चेंज हुई। तो हमने एरिया पे डिपेंडेंस देखी और फिर वहाँ से R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R बराबर रो L बाई, वैसे किया। अभी हम लोगों ने उस तरह से नहीं किया, अभी हम लोगों ने थ्योरी के थ्रू निकाला R बराबर रो L बाई। तो अभी L किसको बोलते हैं, A किसको बोलते हैं, एकदम क्लैरिटी है, ठीक है। तो ये एक तरह का हो गया कि रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर, ये फॉर्मूला हो गया। और इसमें L और A का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो आपको समझाया। कोई डाउट है अभी तक? फायर कर दूं। तो लेंथ बढ़ाने पे, थ्योरेटिकली समझे, लेंथ बढ़ाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा चलना है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एरिया जितना ज्यादा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए उतना ही स्पेस मिल रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो R इज रो L बाय A, ठीक है। अब यहां पे अच्छा अपन ये लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ a device and resistivity is property of material. Resistance is property of device and resistivity is property of material. ये स्टेटमेंट समझें, जैसे ये एक डिवाइस है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है, बड़ी डिवाइस ले ली उसका कुछ और रेजिस्टेंस है, छोटी डिवाइस ले ली उसका कुछ और रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस डिवाइस स्पेसिफिक है, रेसिस्टिविटी डिवाइस से रिलेटेड नहीं है। रेसिस्टिविटी क्या है? मटेरियल, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, उसके अकॉर्डिंगली रेसिस्टिविटी आएगी। इज इट ओके? तो जैसे मास और डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी है, मास डिवाइस स्पेसिफिक हो गया, वॉल्यूम डेंसिटी सब्सटेंस स्पेसिफिक हो गया, कौन सा सब्सटेंस अपन काम में ले रहे हैं, सेम मैनर में। तो रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स की सबसे कम, सेमीकंडक्टर्स की ज़्यादा और इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो हमें वो डेटा याद नहीं रखना है, अभी टेबल में देख लेंगे एक बार। तो रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइस, रेसिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये अपन ने देख लिया। इसके बाद में क्वेश्चंस में इस तरह की सिचुएशन होगी, अपन या तो लेंथ चेंज कर देंगे या एरिया चेंज कर देंगे, ठीक है ना। सो रिकास्टिंग ऑफ a homogeneous यूनिफॉर्म वायर। रिकास्टिंग का मतलब अपन ने उसको मोल्ड करके शेप चेंज किया है। तो जैसे बोला लेंथ 10% से बढ़ा दी, मान लो एक वायर है उसकी लेंथ अपन ने डबल कर दी खींच के, ठीक है। डबल दो तरह से उसके, एक तो एक्स्ट्रा वायर ऐड कर दिया तो डबल हो गई, हम वो नहीं कर रहे। रिकास्टिंग का मतलब कि वही सब्सटेंस है, उसी को अपन दबा रहे हैं, उसी को अपन खींच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपन चेंज कर रहे हैं। तो रेजिस्टर की लेंथ चेंज की तो रेजिस्टेंस में रेजिस्टर की लेंथ चेंज की तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा वो अपने को देखना है। तो इमेजिन करके देखो, रो L बाई से लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, या 2R हो जाएगा, या कुछ और होगा, कुछ और होगा। वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, तो सर रेडियस एक्चुअली वॉल्यूम सेम रहेगी। आयुष्मान नींद तो नहीं आ रही? तो अपन ने लेंथ चेंज की तो अकॉर्डिंगली एरिया चेंज होगा, तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो लेंथ अदिति अपन डबल कर रहे हैं तो फिर एरिया कम हो रहा है, एरिया हाफ हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। AL फिक्स्ड है, L डबल की तो एरिया हाफ हो गया,
तो आर बराबर रो एल बाई ए, तो एल डबल और एरिया हाफ, तो क्या इफेक्ट आया 4 टाइम्स। ऐसे लेंथ 10% से बढ़ाई, 1% से बढ़ा दी अपने को, तभी स्मॉल चेंजेस हैं तो प्रोपोर्शनलिटी से जाना पड़ेगा, वो एरर से जाना पड़ेगा। लेंथ 1% से बढ़ाई, आर इज रो एल बाई ए, तो अपन क्या करेंगे, जो फैक्टर्स हम वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लीजिए इसमें प्रखर अपने को गिवन है, गिवन चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज गिवन है, तो आर को अपन रो एल बाई ए लिखे, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वॉल्यूम बन गया विच इज फिक्स्ड, और रो फिक्स है ही हाफ था, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ गया। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए, फॉर स्मॉल चेंजेस डेल्टा आर बाय आर इज 2 times delta L, and for significant changes r dash by r is L dash by L का स्क्वायर। आपको मालूम है 10% से छोटे चेंज होते हैं तो अपन एरर से जाते हैं, और 10% या उससे ज़्यादा के चेंजेस हैं तो अपन प्रोपोर्शनलिटी से जाते हैं। तो ओवरली मुझे 10% लेंथ बढ़ा दी, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज बताओ ओवरली। लेंथ 10% से यश बढ़ा दी, तो मेरे को रेजिस्टेंस में चेंज बताना है परसेंटेज। तो देखो शुरू से सेटअप करते हैं, आर बराबर रो एल बाई, अब लेंथ में चेंज, रिकास्टिंग है ये सब कुछ, है ना। तो रिकास्टिंग है, तो आर बराबर रो एल बाई एल में चेंज हुए ना, तो ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वॉल्यूम फिक्स हो गया। अर्णव कहाँ है पीछे, छुट्टी क्यों ली थी, कवर किया। आर बराबर रो व्यांश, आर बराबर रो एल बाई, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई किया, तो आर बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन एल, एल फिक्स हो गया, रो फिक्स हो गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। 10% या उससे ज़्यादा चेंजेस के लिए रेशो से जाना पड़ेगा, तो आर डैश अपॉन आर, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। 100 से 110, तो रेशो कितना हुआ 1.1, 100 से 110, 10% चेंज, तो 100 से 110, तो 1.1, 1.1 का स्क्वायर 1.21, तो हाँ आर डैश बाय आर इज़ 1.21। अब आर 100 ले लो मेंटली, तो आर डैश कितना हो गया 121, तो 100 से 121 यानी कि चेंज कितना हुआ 21%, तो 21% का चेंज हुआ। तो स्मॉल चेंजेस के लिए तो डायरेक्ट वहाँ से आएगा, जैसे 1% लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज 2% हो जाएगा, तो स्मॉल चेंजेस के लिए वहाँ से आएगा, सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए रेशो से आएगा। फॉर्मूला नहीं है, बस हम फेमिलियर हो रहे हैं। ऐसे यदि दक्ष अपने को एरिया में चेंजेस गिवन है, हाँ, तो अपन ए से मल्टीप्लाई कर दें, गिवन चेंज इन एरिया, स्मॉल चेंजेस के लिए वही एरर वाला ले लेंगे, और सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए रेशो का ले लेंगे। तो सिलिंड्रिकल वायर की लेंथ रेडियस 1% से बढ़ा दी दक्ष, सिलिंड्रिकल वायर की रेडियस 1% से बढ़ा दी। रेडियस कहाँ आएगा r⁴, तो डेल्टा r बाय r 4 टाइम्स डेल्टा स्मॉल r बाय स्मॉल r, डेल्टा स्मॉल r बाय स्मॉल r 1% गिवन है, तो कितना हो गया 4%, और माइनस साइन आ रहा है तो डिक्रीज हो गया, तो 4% डिक्रीमेंट। और स्मॉल के लिए अपन रेशो लेंगे। यहाँ यदि रेडियस गिवन है तो एरिया को पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया r⁴, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल r⁴, तो एरर वाले मेथड में हो जाएगा डेल्टा r बाय r इज -4 टाइम्स डेल्टा स्मॉल r बाय स्मॉल r। वहाँ सॉल्व करेंगे, चले उसको। अंकुश कुछ कहना है, पक्का आ रहा है समझ?
आर्यन, वंश का है, अंश। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अपन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन। अच्छा, पहले उससे और पहले जैसे बीच में से हॉलो है ये, बीच में से हॉलो है और करंट इसके थ्रू जा रही, ये करंट फ्लो हो रही, जहाँ मटेरियल है वहाँ से करंट जा रही, ऐसे करंट जा रही। तो इनर रेडियस ए है मान लो, आउटर रेडियस बी है, इसका रेजिस्टेंस हिमांशु, तो रो एल बाई ए, एरिया कौन सा है जिसको क्रॉस करके जा रही है, कितना हो गया एरिया, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये शेडेड एरिया, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एस रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ annular cylinder for current flowing along its length. अब resistance of a homogeneous annular thick spherical conductor of inner radius A outer radius B. तो करंट कैसे फ्लो होगी,
एक्चुअली ये इन दोनों स्फीयर्स के बीच में ये दो सरफेसेस हैं, इनके बीच में ये मटेरियल है और इनर और आउटर को अपन ने अलग अलग वोल्टेज पे कनेक्ट कर रखा है। बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है? इनर और आउटर के बीच में। तो करंट ऐसे रेडियल फ्लो कर रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है रेडियल। रेडियस के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रही है। अंदर हाई वोल्टेज है, बाहर लो वोल्टेज है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो इसको बोलते हैं रेडियल करंट फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल फ्लो। मैंने बताया था कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो, करंट सारे क्रॉस सेक्शंस के थ्रू सेम होती है। तो छोटा शेल, बड़ा शेल, बड़ा शेल, बड़ा शेल, सबके थ्रू करंट सेम है। यस नो? करंट सेम है। अब आपको मैं इतना सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करने को बोलूँगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता था? ऐड हो जाते थे। और पैरेलल में क्या होता? इन्वर्स होता था। 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 उस तरह से होता था। ये भी ठीक है। सीरीज कैसे मालूम पड़ता था? सबके थ्रू करंट सेम है और पैरेलल में सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, इसको थिन शेल्स में ब्रेक करके विजुलाइज करो। पत्ता गोभी के लेयर्स, थिन शेल्स, पहली शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल, सबके थ्रू करंट सेम है। यानी सीरीज या पैरेलल? सीरीज है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्मॉल आर पे जाके डी आर की थिकनेस लेनी पड़ेगी। कंसिडर एलिमेंटल कॉन्सेंट्रिक शेल ऑफ रेडियस small r, thickness dr। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाली का निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाली का निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कैपिटल आर जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो होगा समेशन ऑफ डी कैपिटल आर। और अब रो एल बाय ए बोलो मन में, रो तो रो है और एल कितना हो गया? डी आर, जिसके अलॉन्ग करंट फ्लो हो रही है डी आर। और एरिया कितना हो गया? 4πr², जस्ट 4πr²। हाँ, तो एरिया हो गया जिसको क्रॉस करके फ्लो कर रही है। तो और ए से बी जाएंगे, दैट इज ρ/4π। इंटीग्रेशन आएगा -1/r, लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो 1/a माइनस 1/b। तो r इज रो ए बी अपॉन 4π रो बी माइनस ए अपॉन 4π। ये एक लाइन की प्रॉब्लम है आपके लिए। आपको ना फिगर बनाना होगा, ये फॉर्मूला मैं याद करने के लिए बोलूँगा। मानो आपको थिक स्फीयर गिवन है, आपको ध्यान आ गया कि शेल लेनी होगी, तो आर रो एल डी आर, एरिया 4πr²,
इंटीग्रेटेड टू बी, बस 10 सेकंड में आ गया आपका आंसर। तो इसका रेजिस्टेंस ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे अपन, ठीक है। इसमें हम रो एल बाय ए वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाए? हम रो एल बाय ए, क्योंकि जिस एरिया को क्रॉस करके करंट फ्लो कर रही है वो एरिया लगातार बढ़ रहा है। यहां सब जगह एरिया सेम है, यहां एरिया लगातार बढ़ रहा है, यस नो? यहाँ जिस एरिया को क्रॉस करके करंट फ्लो कर रही है वो एरिया बढ़ता जा रहा है ना बाहर जाने पे, बड़ी शेल और बड़ी शेल और बड़ी शेल। तो रो एल बाय ए एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए अपने को इसको डिवाइड करके करना पड़ा। किसी को कुछ कहना है? इसी में यदि मेरे को करंट डेंसिटी एट आर निकालनी है, करंट डेंसिटी एट रेडियल डिस्टेंस आर from the center if current is I, मेरे को बताना J कितना होगा। क्या बोलूं? ये शेल है, वो रिंग होती थी आर की और डी आर की, तो हम वो ये वाला एरिया लिखते थे। यहाँ 3D में है, ये शेल है, ये पत्ता गोभी है। कितनी है करंट डेंसिटी यदि करंट आई फ्लो हो रही है तो आर पे एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर पे एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जे कितना है? आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब रो बराबर ई बाई जे से, फ्रॉम रो बराबर ई बाई जे, रो तो यूनिफॉर्म है, होमोजेनियस कंडक्टर है, तो जो जे का वेरिएशन है वही वी सी ई प्रपोर्शनल टू जे प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था क्योंकि जे सेम था, तो रो बराबर ई बाई जे, तो ई भी सेम हो गया। इस सिचुएशन में जे लगातार कम हो रहा है क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम हो रहा है। सही ना? ई प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक वाला फील्ड नहीं है, मैं स्टैटिक फील्ड ही है बट ऐसे चार्ज सेपरेशन नहीं है कहीं पे, बैटरी से आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर वो सब नहीं है यहाँ पे, ये बैटरी से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक्चुअली फिजिक्स को प्रॉब्लम्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, कैसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अपने को क्या क्या पूछा जाता है। देखो पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी क्या थी हमारी? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, जे बराबर आई अपॉन ए या डी आई बाई डी ए, आई बराबर एनी ए वी डी या जे बराबर आई बराबर एनी ए वी डी या जे बराबर एनी वी डी, वो पढ़ लिया अपन ने। रेजिस्टेंस वी अपॉन आई, रेसिस्टिविटी ई बाई जे, आर का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रो का रेसिप्रोकल सिग्मा, किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, उसको कैसे यूज़ में लेते हैं। अब मैं प्रॉब्लम्स पे आ गया कि लेंथ चेंज कर दी रिकास्ट करके, एरिया चेंज कर दिया रिकास्ट करके, कैसे डील करते हैं। फिर मैं इस पे आ गया कि मेरे को एनुलर स्फीयर गिवन है, एक चैम्बर है, सॉलिड स्फीयर है, अंदर से हॉलो है, तो अंदर और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, बैटरी का एक एंड अंदर और एक बाहर है, तो करंट रेडियल फ्लो कर रही है। तो आपको समझाया जो जिस एरिया को क्रॉस करके करंट फ्लो कर रही है लगातार बढ़ रहा है, तो करंट डेंसिटी चोपड़ा सेम नहीं है और एरिया लगातार चेंज हो रहा है, तो रो एल बाय ए काम में नहीं ले पाएंगे। रो एल बाय ए के लिए सब जगह एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो रो एल बाय ए काम में नहीं ले पाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा 10th का कॉन्सेप्ट अभी काम में ले लिया टेम्परेरी कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सबके थ्रू सेम करंट और ऐड होता है। तो यहाँ पे कैबेज की लेयर्स हैं, पत्ता गोभी की लेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबके थ्रू करंट सेम जा रही है, इसलिए वो सीरीज में है। तो एक लेयर ली जिसकी रेडियस आर है, थिकनेस डी आर है, उसका रेजिस्टेंस रो एल विच इज डी आर, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर।
और ये सब सीरीज़ में है तो ऐड कर लिया A to B, तो मेरा 10 सेकंड में आ गया कि रेजिस्टेंस कितना है। इसको याद नहीं करना मैं कह रहा हूँ, इसको ऑन द स्पॉट कर लेंगे बिना फिगर बनाए। ये हो गया। अब मैं क्वेश्चंस के पर्टिनेंट और कुछ बोल रहा हूँ कि भाई किसी आर पे मेरे को करंट डेंसिटी चाहिए, गिवन की करंट आई है, रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज गिवन होगा तो V/R से करंट आ जाएगी। अब मेरे से किसी स्मॉल आर पे J पूछा है, तो J होगा I/, एरिया, तो I/4πr², और मैं देख रहा हूँ J 1/r² के साथ वेरी कर रहा है। अब मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, या बाहर से अंदर से बाहर जाने पे कम हो रहा है, अंदर से बाहर जाने पे बढ़ रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाऊंगा? यहाँ कोई KQ/R² वाले फॉर्मूलाज नहीं है, ये स्टैटिक वाली कंडीशन नहीं है, डायनेमिक कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपना फॉर्मूला से, रो बराबर E/J, रो बराबर E/J, तो रो फिक्स्ड है, होमोजीनियस है, तो E प्रोपोर्शनल टू J, तो जो J का वेरिएशन होगा वही E का वेरिएशन होगा। ठीक है, और E निकालना है तो निकालेंगे कैसे? V गिवन होगा, R निकाल लिया, तो I बराबर V/R, तो I आ गया, J आ गया, और रो बराबर E/J, तो E भी आ गया अपने पास में। यस नो? तो ऐसे पूरी कैलकुलेशन करी जा सकती है। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर रहा। ऐसे ही सोच के बताओ, इनर हाफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या आउटर हाफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? मतलब A से A + B/2 तक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या A + B/2 से B तक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? भाई मिडिल रेडियस कितनी होगी? A + B/2, इनर A है और आउटर B है, तो मिडिल वाले कितनी होगी? A + B/2, हाफ वे। थिकनेस में हाफ वे आ गए, तो वहाँ रेडियस कितनी होगी? A + B/2, तो A से A + B/2 एंड A + B/2 से B, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? क्योंकि वहाँ मीन एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो फर्स्ट हाफ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, सेकेंड हाफ पे? फर्स्ट हाफ में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, सेकेंड हाफ में रेजिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने इसके लिए किया। अब सेम अपन अब सिलेंडर के लिए कर लेते हैं। Thick cylindrical conductor of inner radius A, outer radius B, and length L. Sorry? Resistance of a homogeneous thick cylindrical conductor of inner radius A, outer radius B, and length L for current, for a radial flow of current. अभी ठीक है दक्ष? For a radial flow of current. ठीक है,
करंट जो फ्लो कर रही है गर्वित वो ऐसे फ्लो कर रही है. करंट रेडियली इसका आप निकाल के दो मेरे को. एक सेकंड, बाकी लोग भी निकाल लें. रोकी, बाकी लोग निकाल लें. सो कंसिडर a coaxial elemental cylindrical shell of radius r and thickness dr. So r is integration of dr, that is rho. L कितना हो जाएगा? d small r. और एरिया 2 pi r l from a to b. तो रो अपॉन 2 pi l ln b बाई. मेरे को करंट डेंसिटी दो. करंट डेंसिटी at radial distance small r from the axis if current is I. कितनी? I by 2 pi r l. तो वेरिएशन क्या हो गया? 1 by r. इलेक्ट्रिक फील्ड at radial distance small r. E is rho is E by J. तो E is rho J proportional to J proportional to 1 by R. इनर हाफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या आउटर हाफ का? इनर हाफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. इन केस रो भी आर के साथ वेरी कर रहा है तो वो वेरिएशन यहाँ पे इनको इंक्लूड कर लेंगे. रो आर के साथ वेरी कर रहा है तो उसको यहाँ इंक्लूड कर लेंगे इंटीग्रेशन में. तो मेरा सजेशन है याद मत करो कुछ भी, ये ऑन द स्पॉट कर लेना. अब ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट हो गया तो ये लेंथ L हो गई
यहाँ पे रेडियस ए है और उधर रेडियस बी है, होमोजीनियस है। रो एल बाई लगा सकते हैं क्या? रो एल बाई नहीं लगा सकते। क्या शेप है? फ्रस्ट्रम। कोन का कुछ पोर्शन अपन ने रिमूव किया हुआ है। हाँ उस वही बोल रहे हैं, सही सेम। तो बेस की मतलब एक तरफ रेडियस ए है और दूसरी तरफ रेडियस बी है। तो पहले रेडियस का एक्स के साथ वेरिएशन निकालो। एक्स बराबर 0 पे रेडियस ए है, एक्स बराबर एल पे रेडियस बी है। तो फ्रस्ट्रम का एक तरफ का रेडियस ए है और दूसरी तरफ का रेडियस बी है और लेंथ एल है, होमोजीनियस हम मान रहे हैं, और इसका रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। तो दक्ष इसको अपन ले लें एक्स बराबर 0 और ये एक्स बराबर एल। तो 0 पे रेडियस ए है तो 0 कॉमा ए, एल पे रेडियस बी है एल कॉमा बी, और जनरल एक्स पे आर है। स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लगा दो। बी माइनस ए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई वन, हाँ ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन। यस नो? तो यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप चाहो जैसे लिख लो। मेरे को 3 पॉइंट्स मालूम है, एक 0 कॉमा ए, एक एल कॉमा बी। मैं क्लियर साउंड कर रहा हूँ क्या? एक्स बराबर 0 पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है ए, तो इधर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा ए, और एक्स बराबर एल पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है बी, तो एल कॉमा बी, ये 2 पॉइंट्स हो गए नोन, और तीसरा जनरल पॉइंट हो गया एक्स कॉमा आर। यस नो? हाँ हाँ, स्लोप से लिखो ना। नहीं, आर बराबर बी माइनस ए अपॉन एल, ये स्लोप, ये लीन वो नहीं ना, वाई बराबर एम एक्स नहीं है ना, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है। स्ट्रेट लाइन ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ या इसको एक्सप्लेन करूँ? जल्दी बताओ मेरे को। हाँ, किसी को बताना है, रेडियस का बताना है किसी तुम इतना ड्यूबियस मतलब ऐसे डाउटफुल क्यों साउंड कर रहे हो? थोड़ा आया, समझ में नहीं आया? हाँ, तो ये हो गया। अब मेरे को जनरल एक्स पे रेडियस आ गई है, वहाँ एलिमेंट लो, एक्स पे जाओ, डी एक्स थिकनेस की
क्या आएगी? डिस्क आएगी। इसकी चॉपिंग कैसे होगी? ऐसे ऐसे चॉपिंग होगी। और ये सब किस में होंगे? सबके थ्रू करंट सेम है, सीरीज में होंगी। सो कंसिडर an elemental disk of radius r, thickness dx at distance x from the left end, r is integration of dr, that is rho l कितना हुआ? dx, एरिया कितना हुआ? पाई टाइम्स आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू लिखें तो रो dx अपॉन पाई, आर कितना है? a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 टू l। अब ध्यान करो कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है। तो स्मॉल एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/a कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी। याद आ रहा है? जल्दी बता दिया करो ताकि मैं फिर लिख दूँ उसको। ऐसे मेरे को डाउटफुल उसमें मत देखा और मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं लिखूँ नहीं लिखूँ। यदि मुझे लिखना है तो मेरे को 10 सेकंड लगेंगे, लिख दूंगा मैं। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फिर बताओ मुझे कि लिख दो, ऐसे कर दिया करो मेरे को, है ना? तो अपन ने ये पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स is capital Fx plus c, then integration of f of ax plus b is 1/a capital F ax plus b plus c dash। ये ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर होता, फंक्शन स्मॉल एक्स स्क्वायर होता, उसके क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। और कैपिटल एक्स कितना है? ए एक्स प्लस बी, गर्भित ए एक्स प्लस बी, कैपिटल ए एक्स प्लस बी। देखो ऐसे लिखा हुआ है क्या? इसको ऐसे रीड करो, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे रीड हो रहा है क्या? 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ऐसे रीड? हाँ, तो केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या होता? -1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर 1/a इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन कैपिटल एक्स विच इज़ ए एक्स प्लस बी। यस नो? है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ में ले लेंगे। तो ये हो गया बराबर रो अपॉन पाई, और कैपिटल ए डिवीजन में आया तो क्या डिवीजन में आया? बी माइनस ए अपॉन एल, ये डिवीजन में आया। कैपिटल ए एक्स प्लस बी, तो कैपिटल ए डिवीजन में आ गया, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा? -1 अपॉन कैपिटल एक्स विच इज ये बचेगा। यस नो? लिमिट्स फ्रॉम 0 टू n। ये सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप मैथमेटिक्स में से इंटीग्रेशन पढ़ लोगे। अभी यहाँ अभी बेसिक स्टेप समझ लो, स्पीड वहाँ पे आ जाएगी बाद में। तो ये हो गया। तो माइनस हटा के लिमिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं। 0 रखेंगे तो 1/a हो जाएगा,
और एल रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्रखर। एक्स ज़ीरो रख रहे हैं तो 1/a आ रहा है, और एक्स एल रख रहे हैं तो b आ रहा है। b माइनस a कैंसिल हो गया, रो एल अपॉन, इसको जेई मेन बिट सेट के हिसाब से याद भी कर सकते हो, और रो एल बाई कैपिटल ए, और ए कितना है, पाई ए बी। ये सब बोर्ड्स में है या नहीं है, नहीं है। तो रो एल अपॉन पाई ए बी। तो 1/a, तो ये कैपिटल था तो 1/a। स्टेप्स में कुछ प्लेन करना है तो बोल दो फटाफट, यस नो, सही है। तो ये पूरा हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। बताओ लेफ्ट हाफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा राइट हाफ का, लेफ्ट हाफ में एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यदि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो करंट बढ़ेगी कम होगी, सेम रहेगी। करंट डेंसिटी कम होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो बराबर ई बाई जे से। तो जो जे का वेरिएशन होगा वही ई का वेरिएशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा क्योंकि करंट डेंसिटी कम हो रही है इसलिए। अब बताओ ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी बढ़ेगी, तो फॉर्मूला लगाओगे आई बराबर एन ई ए वी डी। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सब फॉर्मूला से चलना है। आई बराबर एन ई ए वी डी, एन फिक्स है, ई फिक्स्ड है, एरिया बढ़ रहा है तो वी डी कम हो रही है, तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो रही है। ठीक है, यहाँ से चालू किए थे। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कैलकुलेशन करना सीखा, याद नहीं करेंगे। 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी मास अपॉन एम नॉट मोलर मास इंटू एन एटम्स और इंटू 1 यदि 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम है। इससे एक्सप्रेशन बन गई। रेजिस्टेंस डिफाइन किया, आर बराबर वी अपॉन आई, यूनिट्स बताई, और फिर उसके अंदर शेप साइज टेम्परेचर मटेरियल इस पर डिपेंडेंट है। कंडक्टेंस बताया 1/r, रेसिस्टिविटी डिफाइन की, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जितनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी, अलग अलग डिवाइसेस ले रहे हैं तो जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सेम वोल्टेज के लिए करंट कम आएगा, या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करंट डेंसिटी कम आएगी। तो वो देखा, कंडक्टिविटी डिफाइन की, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यूनिट्स वगैरह देख ली। फिर आर बराबर रो एल बाई ए फॉर्मूला डिराइव किया हम लोगों ने, आर बराबर रो एल बाई एल और एरिया का मतलब समझाया इस एग्जाम्पल के थ्रू। फिर उसके बाद में रिकास्टिंग करते हैं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बताया आपको, रिकास्टिंग वाला। उसके बाद में ये एनुलर सिलेंडर में लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो हो रही है तो एरिया चोपड़ा कौन सा लेना है वो बताया। फिर एनुलर स्फीयर का मैंने रेडियल फ्लो में रेजिस्टेंस निकलवाया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी का वेरिएशन निकालना सिखाया कैसे निकालेंगे। फिर एनुलर सिलेंडर में हम लोगों ने किया रेडियल करंट फ्लो, वो कर लिया, यहाँ पे भी करंट डेंसिटी और ये, और उसके बाद में हम लोगों ने ये फ्रस्टम लिया और इसमें करंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम लोगों ने देखा। इज इट ओके? अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ से x दूरी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपको सिस्टमैटिकली फॉर्मूला से चलना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस R बराबर रो एल अपॉन पाई ए बी, रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट I बराबर V अपॉन R, करंट आ गई। करंट से अब x दूरी पे पहले एरिया निकालो रेडियस से, और करंट अपॉन एरिया करंट डेंसिटी। अब रो बराबर E बाई जे उसमें डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ऐसे बने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सही। तो रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी इनका वेरिएशन अपन ने देखा, और हमारे पास में
देखना है इसकी थ्योरी अपन ने पढ़ ली क्या? इसकी थ्योरी पढ़ ली क्या? पढ़ ली थी। इंटीग्रेट करना होगा कैसे? J इंटू 2πr dr, वहाँ से करंट आएगी हमारी। इसकी थ्योरी देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ मेटल आर दिस। फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इफ एवरी एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। करा हमने, और अब करंट हमें गिवन है और फिर ड्रिफ्ट स्पीड पूछिए। I इक्वल से एन ए वी डी, एन निकाल लिया, ई ए तो वी डी, एन पहले निकाल लिया अपन ने जो थ्योरी पढ़ी उससे, एन निकाल लिया, और आई गिवन है, आई बराबर एन ई ए वी डी से जाएंगे तो एन आ गया, वी डी आ गया अपने पास में, बाकी एवोगेड्रो नंबर और ये सब दे रखा है अपने को, ठीक है ना। मॉडल है क्या आपके पास में? तो एक बार निकालो। दिव्यान इसकी थ्योरी पढ़ ली क्या मैंने? देखना, a uniform wire of length L, radius R, has resistance capital R, it is recasted। ये देखो ध्यान रखना, it is recasted। recast समझ रहे ना, अपन ने नया सैंपल नहीं लिया है, recast किया है। it is लक्ष्य recasted into a wire of radius R/2। significant change, small change? हाँ, orally करो। R बराबर रो L बाय ए, ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a स्क्वेयर, और A में R² आएगा तो 1/r⁴, 1/r⁴, और R आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो गया, तो 100 से कितना हो गया? 1600, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 1500, 1500% चेंज हुआ। परसेंटेज जब भी करना होता है तो इनिशियल वैल्यू 100 ले लेते हैं अपन, तो रेशो 16 आया अपना, इनिशियल वैल्यू 100 तो फाइनल वैल्यू 1600, तो 100 से 1600 तो 1500 का परसेंट चेंज हुआ ऐसे। लेंथ 0.1% लॉन्गर, आर बराबर रो एल बाई ए, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई किया, L² प्रपोर्शनल टू L², सो डेल्टा आर बाय आर इज 2 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल बाय एल 0.1% दिया हुआ है तो ये हो गया 0.2%। तीनों सोल्यूशंस हैं मॉड्यूल में, आपको सॉल्व करना है एक बार, है ना। तो ये तीनों कर लिया, और फिर देखो रेसिस्टिविटीज गिवन है अपने को, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट सिल्वर के तार क्यों नहीं बनाते? महंगा बहुत ज़्यादा है, चोरी भी हो जाएगी, और महंगा बहुत ज़्यादा है। कॉपर भी चोरी हो जाता है, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो सिल्वर देखो रेसिस्टिविटी सिल्वर की दे रखी है 10⁻⁸ के ऑर्डर की, 10⁻⁸ की रेसिस्टिविटी सिल्वर की। फिर सेकंड कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर्स की, हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पूरा एक चैप्टर है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। उनकी रेसिस्टिविटी दे रखी है 10⁻³ के ऑर्डर की। कितना डिफरेंस है? 10⁻⁸ से 10⁻³ 10⁻11 ऑर्डर का डिफरेंस है। 10⁻9 हो गया बिलियन, तो 10⁻11, हाँ ये सब पढ़े। सिलिकॉन पी टाइप में क्या मिसिंग है? हाँ, वो सिलिकॉन पी टाइप की कंडक्टिविटी थोड़ी बेटर होगी, इसलिए -3 होगा, कंडक्टिविटी बेटर होगी इसके लिए। तो ये सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी गिवन है, और इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी देखो 10⁻10 से 10⁻14 के ऑर्डर की है। तो जेई मेन बिट सेट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के टेबल है, तो अपने को ऑर्डर ध्यान रहना चाहिए कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी 10⁻⁸ के ऑर्डर की है, और एक 3 बेस्ट कंडक्टर्स सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो इधर रेसिस्टिविटी हो गई 10⁻⁸ के ऑर्डर की, इधर रेसिस्टिविटी हो गई 10⁻³ के ऑर्डर की, और उधर रेसिस्टिविटी हो गई
14 के ऑर्डर की। तो बस ये एक ऑर्डर ध्यान रखना, सेफ है बिट सेट मेंस के हिसाब से ऐसे। फिर बाकी अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो 23.1 पूरा फिनिश कर लेना है। 23.2 में जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन आए वो छोड़ के बाकी कर लेना है। यस